हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस श्रृंखला में हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इससे पीछे हमने प्रश्नावली 4.2 के बारे में हम लोग कंप्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग 4.3 पे आते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें द्विघाती सूत्र की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं द्विघाती सूत्र क्या है। जैसे कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की होती है, तो x बराबर हमारे पास होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। तो यही हमारे पास क्या है, इस सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। और यही सूत्र हमारा जो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। क्या है पॉइंट कि अगर कोई द्विघात समीकरण है ये ax² + bx + c बराबर 0, तो x बराबर -b ± √b² - 4ac बटे 2a। इसी समीकरण को हम लोग इसी फार्मूले को हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से। अब आगे क्या है, इस सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर से एक तो हमने गुणनखंड विधि द्वारा मूलों को ज्ञात किया था, पूर्ववर्ग विधि हमारे सिलेबस में नहीं रही है। अब हमें किसके द्वारा ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को प्यारे बच्चों, इस चीज को अब आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे तो क्या है हमारे पास इसके आगे। और इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों क्या है, इसमें जहां b² - 4ac ये वाला जो पोर्शन है b² - 4ac, इसे द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो द्विघाती सूत्र में b² - 4ac ये इतना जो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी मूलों की जो है इस व्युत्क्रम पर डिपेंड है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या है तो प्यारे बच्चों बात करें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 का, तो वो यहाँ से डिपेंड है। क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति व्युत्क्रम d बराबर b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। तो फिर से समझ लीजिए, जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम d बराबर b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। और व्युत्क्रम b² - 4ac का मान और मूलों की प्रकृति हमने एक टेबल के माध्यम से अब जरा सीखते हैं। तो पहला क्या है, यदि d का मान धनात्मक तथा पूर्ववर्ग संख्या। अब यहाँ पे समझते हैं d का मान धनात्मक और पूर्ववर्ग संख्या का मतलब क्या है। धनात्मक मतलब जैसे d का मान अगर मान लो +16 है, ठीक है, +16 है या प्लस का 9 है, या डी का मान 9 आ गया या डी का मान 25 आ गया या 36 आ गया, मतलब कुल मिला के प्लस भी होना चाहिए। प्लस का मतलब 0 से बड़ा। और पूर्ववर्ग संख्या मतलब जिसका जो वर्ग संख्या होती है वो होता है पूर्ववर्ग संख्या। यदि डी का मान जो है धनात्मक और पूर्ववर्ग संख्या है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी, मूल होंगे वास्तविक और वास्तविक में परिमेय, परिमेय और क्या होंगे, असमान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस चीज को जरा बारीकी से समझते हुए चलिएगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। फिर क्या है, यदि d का मान हमारे पास धनात्मक तथा पूर्ववर्ग संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, धनात्मक और पूर्ववर्ग संख्या नहीं। अब यहाँ पे समझिए, धनात्मक और पूर्ववर्ग संख्या नहीं का मतलब जैसे d का मान यहाँ पे वर्ग संख्या है, अगर d का मान मान लो हमारे पास आ गया 12, तो ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्ववर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 12 का वर्गमूल हमें नहीं पता है, रूप में आता है पूरी तरह से। अगर d का मान मान लो 8 आ गया, या d का मान मान लो 15 आ गया, या d का मान मान लो 24 आ गया, या और कोई संख्या जो वर्ग संख्या उनको छोड़कर अगर d का मान आ गया कोई भी संख्या, तो धनात्मक है लेकिन पूर्ववर्ग संख्या ना हो, तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और कैसे होंगे, असमान। तो ये मूल होंगे वो कैसे होंगे प्यारे बच्चों, वास्तविक कामा अपरिमेय कामा असमान। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है लेक्चर के बाद, तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे आपकी डाउट क्लास के माध्यम से ये भी आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि d का मान अगर मान लो 0 है, अगर d का मान हमारे पास d बराबर हमारे पास 0 आता है, यही तुम्हारे पास जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट भी है। d का मान अगर 0 आता है तो मूल होंगे वास्तविक और समान। वास्तविक में परिमेय भी हो सकते हैं और वास्तविक में अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मूल यहाँ पे कैसे आएंगे, परिमेय आएंगे या अपरिमेय आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यदि d का मान मान लो ऋणात्मक संख्या है,
डी का मान ऋणात्मक का मतलब डी का मान कोई भी माइनस संख्या, जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, कोई भी संख्या हो लेकिन माइनस है तो मूल अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक चीजों को आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। क्या है एक्सरसाइज हमारी? अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये है 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति हमें निकालना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है, फिर अगर उनके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी द्विघात समीकरण है, 4.3 एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो दिया है द्विघात समीकरण जो हमारे पास दे रखी है, दिया है द्विघात समीकरण हमारे पास जो कितनी है, द्विघात समीकरण जो हमारे पास द्विघात समीकरण है वो पहले का पहला पार्ट है। इसमें कितनी दे रखी है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, उसके लिए इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इसकी हम लोग तुलना करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या जरा ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें a का मान, तो a का मान x² का गुणांक कितना है? 2। बात करें b का मान, तो b का मान x का गुणांक कितना है? -3। बात करें c का मान कितना है? 5। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, एक बार देख लेते हैं। तो बात करें अगर मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ। मूलों की प्रकृति का मान जो है विविक्तर पर निर्भर करता है। फिर समझिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालना विविक्तर। तो विविक्तर d बराबर क्या होता है? विविक्तर d बराबर सबसे पहले हम लगाते हैं फार्मूला, आपने अभी पढ़ा है b² माइनस 4ac। तो अब मान रखते हैं, मान रखेंगे b का मतलब कितना है? -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान है 2 और c का मान कितना है? 5। -3 का वर्ग 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब आप देखें यहाँ पे आ गया माइनस नहीं करते। फिर मैंने बताया था d का मान अगर ऋणात्मक हो तो दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल अवास्तविक या अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर मूल अवास्तविक या काल्पनिक है तो इसका मतलब ये है कि इसके मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, इस द्विघात समीकरण को हम लोग आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड, इसके आगे क्या है जो सेकंड इसका पार्ट है, तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। दी गई द्विघात समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर हो गया 0। इसकी तुलना करेंगे, a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 और जो c का मान होगा वो c का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, तो c का मान हमारे पास कितना आ गया? 4। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? विविक्तर। तो अब निकालते हैं विविक्तर d बराबर कितना है? d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac
b का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट 3 इसका वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 3 है और c का मान कितना है 4। तो अब देखिए माइनस का वर्ग हो गया प्लस 4 का वर्ग हो गया 16, अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 गुणा 3 माइनस 4 3 12 12 चौक 48। तो अब प्यारे बच्चों 48 माइनस 48 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 0, 48 माइनस 48 यहाँ पे कितना आ गया 0। अब आप लोग समझिएगा चूंकि d का मान d का मान हमारे पास क्या है d का मान 0 है, d का मान 0 है अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति हमें पता लग गया समान है, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे, होंगे ज्यादा अच्छा, वास्तविक और कैसे होंगे समान होंगे, ठीक है। अब मूल अगर वास्तविक और समान है इसका मतलब मूलों की प्रकृति मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। केवल एक कंडीशन होती है अवास्तविक और काल्पनिक, अगर मूलों की प्रकृति हमारी अवास्तविक और काल्पनिक आती है तो उनको आगे हम लोग हल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास मूल वास्तविक शब्द आ जाता है, वास्तविक में परिमेय असमान हो सकता है, वास्तविक में परिमेय समान हो सकता है, वास्तविक में केवल समान हो सकता है, समान में दोनों या तो अपरिमेय होंगे या दोनों क्या होंगे परिमेय, ठीक है, लेकिन होंगे समान। अब अगर इसके आगे की बात करें तो वास्तविक और समान है तो द्विघाती सूत्र हम लगाएंगे या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, फिर बाद में हम लोग करेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग, द्विघाती सूत्र से फिर मूल भी ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व का मतलब वास्तविक होने चाहिए, अवास्तविक में केवल अस्तित्व नहीं होता है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना है 2a। अगर बात करें तो माइनस बी कितना है, थोड़ा इसको साइड में एडजस्ट कर देते हैं, अब देखते हैं। अब माइनस बी का मतलब कितना है माइनस और यहाँ पे बी की जगह पे 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान कितना है 0 और बटे में 2a, तो 2 गुणा a का मतलब कितना है 3, ठीक है, 2 का मतलब कितना है 3। अब आप समझिए तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे हो गया 2 3 6। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होगी, एक प्लस का चिन्ह आएगा एक माइनस का, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक किसका लेते हैं माइनस का। इसको थोड़ा और इधर साइड में कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर या धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर हम देखते हैं x का मान क्या आएगा, क्योंकि वास्तविक और समान है तो दोनों इक्वल आएंगे। 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटे 6, ये हो गया 4 अंडर रूट 3 बटे 6, काट लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो पहला मूल आ गया 2 अंडर रूट 3 बटे 3। चाहे तो इस 3 को और काट सकते हो, इस नीचे वाले 3 को हम ले सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा 3, तो ये भी हो सकता है, शायद आंसर हो 2 बटे रूट 3, फिलहाल तो ऊपर वाला भी सही है, 2 बटे अंडर रूट 3 भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें, अगर एक बार हम लोग लें माइनस चिन्ह या ऋण चिन्ह लेने पर, कुछ भी ले सकते हो, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x बराबर आएगा 4 रूट 3 और माइनस कितना हो जाएगा 0 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 4 रूट 3 और माइनस कितना हो गया 2 गुणा 3, नीचे तो 6 दे रखा है 6, ये हो जाएगा बटे में 6, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर आ गया 2 रूट 3 बटे 3, ऊपर पूरा आधा रूट 3 है, नीचे पूरा है, कटेगा नीचे कितना है रूट 3, यानी कि 2 बटे अंडर रूट 3 आता है। वास्तविक और समान मूल जो है, अतः मूल द्विघात समीकरण के कितने हैं 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3, यही इसे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं और
जो हमने जो है द्विघाती सूत्र थे ज्ञात कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति बतानी थी, फिर उसके बाद हमें मूल ज्ञात करने थे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जो इसका थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं। क्या थर्ड पार्ट जरा देखते हैं इसको भी। पहले का जो थर्ड पार्ट है इस पे चलते हैं। क्या हमारे पास द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण हमारे पास दी गई द्विघात समीकरण हमारे पास है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, बराबर में 0। यार बच्चों ये एक्सरसाइज जो है वो 4.3 है न्यू कोर्स के हिसाब से, इसको जरा विशेष कर ध्यान रखें। काफी बच्चे नहीं तो दिक्कत करें कि सर आपने 4.3 कराई, हमारी एनसीईआरटी में कुछ और है। तो ये मैं बता दूं ये नया कोर्स 2023 और 24 एनसीईआरटी का जो है मैं उसके हिसाब से करा रहा हूँ, जो आपकी नई बुक है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग करेंगे। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम लोग तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a का मान हमारे पास हो जाएगा 2, और अगर बात करें b का मान तो -6, और बात करें c का मान तो प्लस का 3, ठीक है। a b c आ गए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका विभक्त कर। तो विभक्त का क्या होगा, विभक्त का d बराबर होता है d स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मतलब कितना है, -6 का वर्ग -4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3। तो माइनस का वर्ग प्लस का 6 से 36 -4 गुना 8 या 24, 36 में से जब 24 जाएगा 6 में 4 गया 2 और 12, ये 12 है। और 12 आप लोग जानते हो धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल इसके होंगे वास्तविक कामा अपरिमेय कामा असमान, ठीक है। अतः मूल वास्तविक कामा अपरिमेय कामा असमान होंगे, वास्तविक कामा अपरिमेय कामा असमान है, ठीक है, असमान है या होंगे, ठीक है। अतः मूल द्विघात समीकरण के वास्तविक अपरिमेय असमान कैसे करेंगे, जरा चीज को समझ लीजिए। देखिए अगर d का मान धनात्मक है, पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो वास्तविक अपरिमेय और असमान। अगर यहाँ पे पूर्णवर्ग संख्या आ जाती है, 36 25 9 16 कोई भी आ जाती है xyz, तो हमारे पास वास्तविक परिमेय और क्या होता है, असमान। देखिए हमारे पास धनात्मक है मतलब प्लस की है, लेकिन पूर्णवर्ग संख्या नहीं, जैसे 12 जो है पूरी तरह से उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये वास्तविक है, अपरिमेय है और कैसी है, असमान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं द्विघाती सूत्र से इसके मूल क्या होंगे, जो वास्तविक अतः द्विघाती सूत्र थे। तो द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में होता है 2a। तो माइनस बी का मान कौन कर रहा है, माइनस का 6, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना है 12, और बटे में 2a, तो 2 गुना और a का काम कौन कर रहा है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का वर्गमूल देखते हैं। 12 का वर्गमूल अगर जिसको नहीं निकाल होता है, इधर देखिए तो पहले 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 1 3। अब जिसका पेयर पूरा बन जाए वो रूट के बाहर होता है, जिसका पेयर ना बने वो रूट के अंदर होता है। तो अगर बात करें रूट के बाहर कितना आ जाएगा 2 रूट 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन भी है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3, और बटे में कितना है 4, काट लीजिए 2 दूनी 4। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से बात करें तो x एक बार हम लेंगे धन चिन्ह, यानी कि धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है।
एक बार हम लेंगे धन चिन्ह लेने पर तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, अगर बात करें x बराबर 3 प्लस रूट 3/2 और एक बार हम लेंगे ऋण चिन्ह, कौन सा ऋण मतलब माइनस, ऋण चिन्ह लेने पर तो हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऋण चिन्ह जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास आएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3/2, ठीक है। अर्थात मूल जो आपके पास है वो कौन कौन से हैं, एक तो है 3 प्लस रूट 3/2 और एक है कॉमन 3 माइनस रूट 3/2। तो ये हमारे पास दी गई द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट छोड़िए, जिससे हमें पता लगे कि क्या आपका कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे आपको पूछना है, तो वो आप सब चीज लिख दीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंड जो है कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हैं। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण में बात करें पहले में दूसरे का जो पहला पार्ट है, यानी कि दी गई द्विघात समीकरण हमारे पास कितना है, द्विघात समीकरण वो हमारे पास कितना है, इसको भी लिख देते हैं। ये है हमारे पास 2x² + kx + 3 = 0, 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। अब हम लोग इसकी तुलना करते हैं पहले मान रूप से। क्या है इसकी तुलना, ax² + bx + c = 0 से करने का। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2, बात करें b का मान वो हो जाएगा k, बात करें c का मान वो हो जाएगा कितना 3। फिर इसका निकालते हैं विविक्त कर। फिर इसका क्या निकालते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, b बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का मतलब k² - 4 गुणा a का मतलब है 2 और c का मतलब कितना है 3। बात करें ये हो गया k² - 4 × 8 या 24, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एक आपको कंडीशन दे रखी थी कि k का मान तो हमें ज्ञात करना था प्रत्येक खंड में, भाई जो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक खंड में k का। आगे कह रहा था उसके दो बराबर मूल हैं तब ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी समीकरण दे रखा है इसमें दोनों मूल बराबर हैं। अब प्यारे बच्चों, एक बार मैं पीछे ले चलता हूं आपको। जो मैंने यहाँ पे अभी एक कंडीशन कराई थी, मैंने कहा यदि d का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। तो इसका मतलब है वास्तविक और समान होंगे, और वास्तविक में कुछ भी हो सकता है प्रमेय या अप्रमेय, वो तो d के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं यहाँ पे, यानी कि अब की बार हमें कंडीशन इधर वाली दे रखी है, वास्तविक और समान वाली, और मूल d का मान हमें क्या दे रखा है 0। इसका मतलब वास्तविक और समान है तो d का मान हम क्या रखेंगे 0 के बराबर। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि मूल हमें जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, वास्तविक और समान। जो हमारे पास दिया है क्या, चूंकि मूल जो है मूल कहते हैं वास्तविक कामा समान है, मूल वास्तविक कामा समान है। जब मूल वास्तविक और समान है तो हमारे पास प्रतिबंध होता है d बराबर क्या होता है 0। d का मतलब k² - 24 = 0। तो यहाँ से अगर बात करें k² = 24 आ गया, k की बात करें तो प्लस माइनस √24। 24 हमारे पास क्या होता है, 24 को अगर हम तोड़े तो वर्ग संख्या में तोड़ो तो 4 × 6, क्योंकि 4 तो पूरा पूरा है, तो k का मान आ गया प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2, क्योंकि इस 4 का होता है 2 और 6 का निकलता नहीं है, इसलिए k का मान जो यहाँ पे है k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे हमें मूल वास्तविक और समान दे रखे हैं, क्योंकि उसके दो मूल बराबर हैं, और दो मूल बराबर है यानी कि मूल कैसे हैं, समान है। यानी कि आप ये लिख सकते हो क्या दिया है, चूंकि दिया है समीकरण के जो मूल हैं
वो कैसे हैं, समान है, दो मूल बराबर है यानी ये मूल समान है, तो d का मान क्या है, 0 के बराबर। इस टाइप से आप निकाल सकते हो ये k का मान। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात करें इसके दूसरे खंड पे, तो क्या बच्चों पहला खंड रिपीट करता हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे खंड पे। दूसरा खंड क्या है इसको भी समझ लेते हैं, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी कर पाए। तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, अगर बात करें दूसरा खंड जो है वो है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। बात करें यहाँ पे तो अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स और 6 प्लस बराबर कितना 0। इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से, तो क्या है a का मान, क्या है b का मान, क्या है c का मान। इस पे हम चर्चा करते हैं। a बराबर कितना है k और b का मान जो हमारे पास है वो कितना है, एक तो माइनस का 2 है प्लस का k है, माइनस का 2 और k, क्योंकि दोनों साथ में x के मान जो भी यहाँ पे वही इसकी तुलना करेंगे तो वो b हो जाएगा और c का मान कितना है 6। व्युत्तर पहले निकालते हैं, तो व्युत्तर हमारे पास फार्मूला यही रहने वाला है, लेकिन अब मान जरा रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 k का स्क्वायर और माइनस 4 गुणा a की जगह पे k और c की जगह पे कितना 6, तो माइनस 2 का वर्ग 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक हो गया 24 k। ठीक है, दिया हमें क्या है, समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, तो समीकरण के मूल समान है ये हमें दे रखा है। समीकरण के मूल प्यारे बच्चों कहते हैं हमारे समान है, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में। तो अगर देते हैं मान, तो b की जगह पे कितना मतलब b बराबर कितना है 4 के स्क्वायर और माइनस का 24 के बराबर में कितना है 0। बात करें यहाँ से कॉमन जो हो गया वो हमारे पास हो गया 4 के कॉमन हो गया, क्या बचा k माइनस 4 से 24 6 बराबर 0। अब यहाँ पे दो खंड है, या तो 4 के 0 हो सकता है, अगर 4 के 0 हो गया तो k बराबर कितना आ गया 0/4 और 0 को किसी भी संख्या भाग को क्या आएगा 0, तो यहाँ से स्पष्ट है k का मान कितना आ गया 0। फिर k माइनस 6 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 6, अतः स्पष्ट है k के दो मान आ गए, एक तो k का मान आ गया 0 और एक कितना आ गया 6। तो यही हमारे पास दी गई द्विघात समीकरण के क्या हल है। अगर मूल बराबर है तो k का मान हमारे पास या तो 0 हो सकता है या कितना हो सकता है 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, जिससे अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना डाउट, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना क्वेश्चन उतारते रहिएगा। अब चलते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन है। इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, क्या एक ऐसी अंकीय बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से दोगुनी है, सॉरी, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, और वो भी किसकी बगिया, आम की, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर की घात 2 हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयताकार बगिया है, एक बगिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब आप लोग जरा ध्यान से समझिए, ये कोई बगिया हमारे पास दे रखी है जिसकी हमें ना तो लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया था लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई अगर चौड़ाई हम x मानते हैं तो लंबाई हमें 2x माननी पड़ेगी। ठीक है, क्या दे रखा है, तो हमने मान लिया जो क्वेश्चन नंबर 3 में माना बगिया की लंबाई, बगिया की पहले चौड़ाई मानिए, बगिया की जो चौड़ाई है मान लिया हमने, बगिया की जो चौड़ाई है वो क्या बच्चों कितनी है x मीटर। ठीक है, तो बगिया की जो लंबाई है, बगिया की लंबाई जो हो जाएगी वो चौड़ाई की दोगुनी है यानी कि 2x मीटर। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था, बगिया का जो क्षेत्रफल है, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है प्रश्नानुसार क्या दे रखा था इसमें, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो क्षेत्रफल है बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना दे रखा था मेरे बच्चों, 800 मीटर की घात 2। ठीक है, 800 मीटर की घात 2 मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में कितना है 800। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितनी है x, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 2x,
चौड़ाई हमारे पास x और लंबाई हमारे पास है 2x, उल्टा उल्टा लिख दिया। एक बार देख लीजिए, लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, x बराबर में कितना 800। गुणा करते हैं तो चाहे 2 से काट लीजिए, 2 चौकू 8, 400 आ गया। ये हो गया x स्क्वायर बराबर हो गया 400 और x बराबर अगर देखें तो प्लस माइनस अंदर रूट 400, तो यहाँ से जो 400 का वर्गमूल देखते हैं तो प्लस माइनस 4 का हो गया 2 और 2 जीरो का वर्गमूल में कितने जीरो आते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ x के दो मान मिले, एक तो x का मान मिला प्लस, यहाँ x बराबर 1 हो गया प्लस और एक हमारे पास हो गया x बराबर माइनस 20। तो माइनस भुजा कभी होती नहीं है, तो इसलिए माइनस हो गया क्या मान। अतः बगिया की जो लंबाई है, अतः बगिया की जो लंबाई है या बगिया की चौड़ाई जो है वो हमारे पास x बराबर 20 मीटर हो जाएगी और जो बगिया की लंबाई है, बगिया की लंबाई जो हो जाएगी वो 20 दूनी 40, 2 गुना 20 यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक आम की बगिया थी, बगिया की लंबाई चौड़ाई हमने मानी थी, चौड़ाई हमने x मानी, लंबाई हमारे पास 2x होगी, बगिया का क्षेत्रफल 800 हो गया। लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र होता है, तो हमने इस हिसाब से x का मान निकाला जिसमें हमारे पास x के दो मान आ गए, एक माइनस माइनस कभी भुजा होती नहीं है, इसलिए हमने बगिया की चौड़ाई जो है वो कितनी है 20 और बगिया की जो लंबाई होगी वो 2 गुणा 20 यानी कि कितनी हुई 40 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से, क्योंकि एक्सरसाइज हम सोचते हैं कि आज इसी लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें इसके आगे की, इसको पहले रख कर देते हैं। बात करें इसके आगे जो अंतिम आपका क्वेश्चन है इसको भी समझ लीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो भी हमारे पास स्थिति है पहले हमें उसकी जांच करनी है, क्या ये स्थिति वास्तव में बनेगी या नहीं बनेगी। तो फिर से वही व्यक्त कर निकालेंगे, अगर डी का मान धनात्मक आ रहा है या 0 आ रहा है तो स्थिति संभव है, ऋणात्मक आ रहा है तो स्थिति संभव नहीं है। अगर संभव है तो आगे ज्ञात होगा, नहीं संभव है तो आगे ज्ञात नहीं होगा। आज कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए फिर से इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की जो आयु है वो कितनी है, एक मित्र की आयु जो हमारे पास है वो x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो कितनी होगी, दो मित्र की आयु का योग जो है 20 था, तो अगर एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x वर्ष होगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार पहले 4 वर्ष पूर्व देखते हैं एक मित्र की आयु कितनी होगी और उन्हीं का हमें गुणनफल दे रखा है प्रश्नानुसार, यानी कि 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु पहले देख लेते हैं। एक मित्र की आयु, एक मित्र की जो आयु है 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु हमारे पास कितनी होगी x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष। फिर बात करें 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की जो आयु है, दूसरे मित्र की आयु जो है वो कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 में कितनी होगी 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना है हमारे पास, आयु का गुणनफल है 48, तो हमारे पास देखते हैं x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x बराबर हमारे पास कितना है 48। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, पहले x की गुणा 16 में करेंगे, ये हो जाएगा 16x, x की x में करेंगे ये हो गया x स्क्वायर माइनस 16 चौकू, यहाँ पे 4 की x 16 में करेंगे 16 चौकू 64, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4x बराबर में कितना है 48। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 ये हो गया 20x माइनस 64 और माइनस का 48 बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब अगर बात करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और 64 और 48 कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 और 11, 112 बराबर 0। बात करते हैं ये द्विघात समीकरण में हमारा जो है व्यक्त हो चुका है क्वेश्चन, ये हमारे पास द्विघात समीकरण में क्वेश्चन व्यक्त हो चुका है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे समझते हैं। सबसे पहले अगर माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो सब प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणनफल। ठीक है, फिर हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा व्यापक रूप में, x स्क्वायर ये हो गया माइनस 20x प्लस वाला माइनस और माइनस वाला
प्लस 112 बराबर 0। सबसे पहले आपसे पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, तो स्थिति जानने के लिए हमें इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग करते हैं, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। 0 से करने पर जब इसकी हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं a का मान 1 है क्योंकि x स्क्वायर का मान 1 है, और b का मान कितना है -20, और c का मान कितना है 112। अब निकालते हैं b, यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मतलब -20 का वर्ग -4 गुणा a का मतलब 1 और c का मतलब 112, माइनस का वर्ग प्लस 20 का वर्ग हो गया 400 -4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया माइनस का 48। अब आप देख सकते हैं b का मान यहाँ पे कैसी संख्या है, d का मान ऋणात्मक है यानी कि मूल कहते होंगे अवास्तविक या काल्पनिक, इसलिए दी गई स्थिति जो है संभव नहीं है, और जब स्थिति संभव नहीं है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, d का मान कैसा है ऋणात्मक है, अतः मूल अवास्तविक या कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक होंगे, जिससे दी गई स्थिति संभव नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि दी गई स्थिति संभव नहीं है, दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, अर्थात उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, टिक कर लीजिए आप लोग एक बार। अब चलते हैं इसके आगे, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब अंतिम जो है आपका वो क्या है, इसको भी कर देता हूँ। क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्ट को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप चाहे लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई मान लीजिए, क्योंकि हमें परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो मान लिया हमने जो है लंबाई यानी कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई दो की बात हो रही है, तो माना पार्क की लंबाई हमने कितनी मान ली, पार्क की लंबाई अगर मान ली होगी तब भी हो जाएगा, चौड़ाई मान लो तब भी। पार्क की लंबाई हमने कितनी मान ली x मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी उसके लिए हमें परिमाप दे रखा है, यानी कि अगर बात करें पार्क का परिमाप हमारे पास दे रखा है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारे पास कितना है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बेटा, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये आयताकार है, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर में कितना दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, ये कितना आ गया 40, तो यहाँ पे हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 40 मीटर। लंबाई हमने मान रखी थी x, तो हमारे पास चौड़ाई कितनी होगी पार्क की, वो हो जाएगा चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। इससे स्पष्ट है कि पार्क की जो चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई वो हमारे पास कितनी है 40 माइनस x मीटर। ठीक है, हमने लंबाई मानी थी, परिमाप से हमने क्या निकाली चौड़ाई। और क्या दे रखा है, पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो तेरे बच्चों पार्क का क्षेत्रफल अभी दे रखा है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हम लोग पहुंचते हैं क्षेत्रफल पे, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लंबाई हमारे पास कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x बराबर में कितना है 400। ठीक है, इसको भी हल करते हैं, तो अब इसके आगे समझते हुए चलेंगे, तो इसको भी हल करेंगे तेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब समझते हैं इसके आगे।
तो अब इसके आगे देखते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 400। ठीक है, इधर लेके आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस का 400 बराबर में कितना है 0। ठीक है, माइनस एक से गुणा कर देते हैं, माइनस एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक से गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 40x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 400 बराबर में कितना है प्यारे बच्चों 0। अब बात करें, ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण में बदल चुका है। ये अगर हमारे पास द्विघात समीकरण में बदल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इसको हल करेंगे जिससे x का मान आएगा। अब जरा ध्यान से समझते हैं, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण में व्यक्त हो चुका है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या संभव है पार्ट को बनाना या नहीं, यानी कि सबसे पहले इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अगर मूल इसके ज्ञात किए जा सकते हैं, वास्तविक हैं, तो हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ कह सकते हैं, यानी कि स्थिति संभव होगी। और अगर d का मान फिर से ऋणात्मक है तो स्थिति संभव नहीं होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं की जा सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो a का मान 1 आएगा, b का मान कितना आएगा माइनस का 40 और c का मान कितना आएगा 400। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं। b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब माइनस 40 का वर्ग माइनस का 4 गुणा a का मान है a और c का मान कितना है 400। तो माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो गया 1600। ठीक है, 4 का वर्ग हो गया 16 और एक जीरो का 2 जीरो, माइनस 416 ये हो गया 1600 बराबर 0। यानी कि d का मान अगर शून्य के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि मूल समान होंगे। x के जो भी दो मान होंगे वो समान होंगे, तो दोनों कौन कौन, एक लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये समान होने वाली है। क्योंकि d का मान शून्य है, d का मान कैसा है शून्य है, अतः d का मान शून्य है, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान है तो हम लोग अब देखते हैं द्विघाती सूत्र से, बाद में लेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास जो मान है वो क्या होगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बटे में कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ से x बराबर माइनस बी, b का मतलब माइनस का 40 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 0 बटे में 2a, 2 गुणा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस का 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे में 2। अब एक बार हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार हम लेंगे माइनस चिन्ह। तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, अब इसके आगे जोड़ देते हैं पेज। तो एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, तो प्लस यानी कि धन चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर आएगा 40 प्लस 0 बटे में 2, ये हो जाएगा 40 बटे 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 20। ठीक है, अब अगर बात करें माइनस चिन्ह, निगेटिव माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, यानी कि फिर से ये हमारे पास कितना आएगा 40 बटे 2, यानी कि ये भी हमारे पास कितना आएगा 20। तो मूल तो आपके पास समान है, x का मान 0 का मान 0, चाहे कोई भी ले लीजिए, इसका मतलब है अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई बराबर कितनी है 20 मीटर, और जो पार्क की चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, यानी कितना है 20। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो बाद में लिख देंगे यह एक ऐसा आयताकार पार्क है, यह एक ऐसा आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों समान है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। अब मिलते हैं इसके अगले नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी नई ऊर्जा के साथ। जुड़ते रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।